नमस्कार। आज हम समय में बहुत पीछे चलने वाले हैं, हजारों साल पीछे, एक ऐसी दुनिया में जिसके अवशेष आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक अत्यंत विकसित, संगठित और रहस्यमय सभ्यता की। ये सिर्फ ईंटों और खंडहरों की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे समाज की जिसकी सोच, तकनीक, नगर योजना और जीवन शैली अपने समय से कहीं आगे थी। और साथ ही ये कहानी है उसके अचानक पतन के उस रहस्य की जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। सबसे पहले सवाल उठता है, हमें ये पता कैसे चला कि इतनी विशाल सभ्यता कभी अस्तित्व में थी? इसकी खोज की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 19वीं सदी के मध्य, लगभग 1850 के दशक में, जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब अंग्रेज इंजीनियर बर्टन बंधुओं को कुछ पुरानी ईंटें और खंडहर मिले। उन्होंने इसकी सूचना दी, लेकिन उस समय इसकी ऐतिहासिक अहमियत नहीं समझी गई। असल खोज का काम शुरू हुआ 1921 में, जब राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। अगले ही वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया। मार्शल के नेतृत्व में हुआ। तभी दुनिया को एहसास हुआ कि ये कोई छोटी बस्तियां नहीं, बल्कि एक विशाल और उन्नत सभ्यता के नगर थे। इस सभ्यता का फैलाव चौंकाने वाला था, लगभग 13 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक। यह क्षेत्र उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के संयुक्त क्षेत्र से भी बड़ा था। आज के पाकिस्तान का अधिकांश भाग और भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही अफगानिस्तान के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंदौर से लेकर पूर्व में मेरठ के आलमगीरपुर तक इसका विस्तार था। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका परिपक्व काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे अद्भुत विशेषता थी इसकी नगर योजना। शहरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मानो पहले से पूरा नक्शा बनाया गया हो। नगर आयताकार ब्लॉकों में बटे थे। अधिकांश शहरों में 2 प्रमुख भाग होते थे, पश्चिम में ऊंचा किलाबंद दुर्ग सिटाडेल और पूर्व में निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। यहां पकी हुई ईंटों का उपयोग बड़े पैमाने पर हुआ, और वह भी एक मानक आकार में, जो उस समय की अन्य सभ्यताओं से बिल्कुल अलग था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार ग्रेट बाथ इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। इसकी दीवारों और फर्श को जलरोधी बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का प्रयोग किया गया था। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक या सामूहिक स्नान के लिए होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार भी मिले हैं, जो अनाज के संग्रह और वितरण की संगठित व्यवस्था को दर्शाते हैं। पास ही मजदूरों के रहने की व्यवस्था भी थी। ये एक सुव्यवस्थित प्रशासन की ओर संकेत करता है। इन शहरों की नालियां और जल निकासी प्रणाली अपने समय से बहुत आगे थी। हर घर में स्नानागार था, और गंदा पानी ढकी हुई नालियों से होकर मुख्य नालियों में जाता था। सफाई के लिए मैनहोल जैसे प्रबंध भी थे। जल प्रबंधन की दृष्टि से धोलावीरा सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां विशाल जलाशय और वर्षा जल संचयन प्रणाली मिली है। वहीं लोथल में मिला गोदीवाड़ा इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापार में भी सक्रिय थी। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, जो विश्व के सबसे पुराने कृषि साक्ष्यों में से है। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों और कपास की खेती होती थी। माना जाता है कि कपास की खेती सबसे पहले यहीं शुरू हुई। पशुपालन भी महत्वपूर्ण था,
बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आम थे। बैलगाड़ी का प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता था। ये लोग तांबे और टिन से कांसा बनाना जानते थे, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। मन के बनाना, कपड़ा बुनना, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, ये सभी बड़े उद्योग थे। चनोदड़ों में मन का निर्माण की पूरी फैक्ट्री के प्रमाण मिले हैं। व्यापार के प्रमाण हजारों की संख्या में मिली मोहरे, एक जैसी लिपि और मानकीकृत वजन प्रणाली से मिलते हैं, जो 16 के गुणकों पर आधारित थी। ये व्यापार न सिर्फ आंतरिक था, बल्कि मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलुहा नामक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे सिंधु क्षेत्र माना जाता है। आज भी अपरिचित है। यदि इसे पढ़ लिया जाए तो इस सभ्यता के कई रहस्य खुल सकते हैं। कला की दृष्टि से भी यह सभ्यता अद्भुत थी। मोहरों पर उकेरे गए पशु, एक सींग वाला जानवर, कुबड़ वाला बैल, हाथी, बाघ, गैंडा बेहद सजीव है। प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा में योगासन में बैठी आकृति को कई विद्वान शिव का आदि रूप मानते हैं। मिट्टी की मूर्तियों में मात्र देवी की आकृतियां मिलती है, जो उर्वरता और पृथ्वी पूजा का संकेत देती है। कांस्य की बनी नर्तकी मूर्ति लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी धातु कला की उत्कृष्ट मिसाल है। पत्थर की मूर्तियों में मोहनजोदड़ो का दाढ़ी वाला पुजारी अत्यंत प्रभावशाली है। धर्म के संदर्भ में कोई विशाल मंदिर नहीं मिले हैं। पूजा संभवतः घरों या खुले स्थानों में होती थी। मात्र देवी, पशुपति, वृक्ष पूजा, पशु पूजा और संभवतः अग्नि पूजा के संकेत मिलते हैं। अंतिम संस्कार के लिए दफन और दाह दोनों के प्रमाण मिले हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, यह सभ्यता नष्ट क्यों हुई? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद इसके नगर धीरे धीरे उजड़ने लगे। व्यापार ठप हो गया, लिपि का प्रयोग बंद हो गया और एक रूपता टूट गई। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं, बल्कि कई कारण मिलकर जिम्मेदार रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन, मानसून की कमजोरी, नदियों का मार्ग बदलना, सरस्वती घग्गर हाकड़ा नदी का सूखना, बार बार आने वाली बाढ़ें, भूकंप, महामारी, ये सभी संभावनाएं मानी जाती हैं। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत एक समय लोकप्रिय था, लेकिन आज अधिकांश विद्वान इसे निर्णायक कारण नहीं मानते। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे बिखर गई और अपने पीछे छोड़ गई एक ऐसी पहेली जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को सोचने पर मजबूर करती है। ये सभ्यता हमें यह सिखाती है कि प्रगति सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि संगठन, स्वच्छता, संतुलन और प्रकृति के साथ सामंजस्य से आती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है।